चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है आजमगढ़ लोकसभा। गाड़ी में इंटरव्यू करने का समय मौसम आ चुका है क्योंकि हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव, जो मुलायम सिंह यादव के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और इस सीट पे एक बार साल 2022 के उपचुनाव में अपना लक आजमा चुके हैं। 8000 वोटों से हार हुई थी, बदायूं से 2 बार, उसके पहले मैनपुरी से 1 बार सांसद रह चुके हैं। फिर से इस बार उनके सामने हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। क्या हाल चाल है धर्मेंद्र जी? बहुत अच्छे हैं सिद्धांत भाई। दोबारा मुलाकात हुई 19 में, एक बार बदायूं में जी हुई जी थी। जी बिल्कुल, मुलाकातें तो हमारी आपकी होती रहेंगी। अच्छा, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्या 100% आश्वस्त है। इस बार जो आजमगढ़ के लोगों ने समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो किस्मत वालों को मिल पाता है। ठीक है, मैं जो मुझे मिला है। छोटा इंटरव्यू है, कट टू कट सवाल रखेंगे। साल 2022 के उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने सीट वैकेट की, उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें आपको हार हुई। 8000 वोटों से आप हारे और लेकिन कई सारे इंटरव्यूज़ में, कई सारे बहसों में आपने ये कहा कि आपको षड्यंत्रवश हराया गया था और आपके समर्थक भी यही दलील देते हैं। आप षड्यंत्र क्यों कहते हैं धर्मेंद्र? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग था और तमाम तरीके के षड्यंत्र हुए थे उस समय। अब उसमें हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं रहा, 25 तारीख हो चुकी है, 21 आज 22 है, 25 को चुनाव हो जाएगा, 4 को रिजल्ट आ जाएगा। अब वो सारे षड्यंत्रों को समझ के और सबका निदान कर लिया इस बार जनता ने। इस बार कोई षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। पूरा यकीन है, ऐतिहासिक वोटों से आजमगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद देंगे और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। क्या आपको लगता है कि आप इस साल, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप बदायूं से इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, इस बार नहीं, वो पार्टी का फैसला है। हमारे लिए बदायूं नाम भी अनाउंस था मेरा। हमारे लिए चाहे बदायूं हो, आजमगढ़ हो, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारे क्षेत्र नेताजी के दिल के बड़े नज़दीक रहे हैं और नेताजी के रहने के कारण हम लोगों को जुड़ाव रहा है। और आजमगढ़ से थोड़ा अतिरिक्त जुड़ाव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जीवन का भी रहा है। यहाँ के हज़ारों नौजवान हमारे, कोई सीनियर हैं, कोई हमारे साथ के हैं, कुछ जूनियर हैं, तो जुड़ाव रहा है इन इलाकों से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आदित्य को लड़ाया बदायूं, आदित्य के लिए भी कुछ नयापन नहीं होगा क्योंकि हम लोग लगातार काम किए हैं। मैं आज आजमगढ़ लड़ रहा हूँ, सदैव नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम यहाँ किया हुआ है कि हमारे लिए कुछ नयापन नहीं है, बल्कि उम्र में छोटे होने के नाते अपनापन और ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं राजनीति में उनको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई गंभीर चिंतन नहीं है। जो बीजेपी स्क्रिप्ट देती है उसी स्क्रिप्ट को पढ़ देते हैं। अच्छा, आप क्या मेरी इस बात को सुन के क्या आप गंभीरता से लेंगे? 19 के चुनाव का उनका बयान सुनिए, उन्होंने कहा ब्रह्मा की लेखनी भी मैं मिटा दूंगा। ये उनका बयान है 19 में, जो कि बीजेपी बड़ी धार्मिक पार्टी बनती है। दूसरा उनका भी बयान आया कि बेरोजगारी रोकनी है तो बच्चे पैदा ना करो। जिसमें उनकी बड़ी खिंचाई हुई थी, उन्होंने कहा कि डीप फेक है। जिसकी खिंचाई हो या इस तरह के बयान हो, उसको क्या आप गंभीरता से लेंगे? मैं तो नहीं लेता, और आप लें तो ये आपका टेंशन है, मेरा नहीं। ठीक है। बार बार कई सारी बहसों में आपके विरोधी यहाँ पे आजमगढ़ में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर की कहानी बताइए, उस घर की रजिस्ट्री फजिस्ट्री को लेकर निरहुआ का बयान तो है ही है। उनके समर्थक यानी आपके विरोधी आपके इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस घर में निरहुआ रह रहे हैं क्या रजिस्ट्री है उनकी? पहले इसका जवाब दें। वो और 1.5 साल पहले से रह रहे हैं। ये एक शिक्षक हैं, श्री अरविंद जी, हमारे समर्थक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। उनके पास एक अतिरिक्त घर भी है। जब उन्होंने देखा कि मैं होटल से चुनाव लड़ रहा हूँ तो उन्होंने खुद ऑफ़र किया और मैं आज उनके घर में हूँ और बहुत अपनेपन के साथ हूँ। हालांकि मैंने ये भी कई मौके पे कहा, आजमगढ़ के लाखों लोगों के दिलों में मेरा घर है और ये घर मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये घर मुझे सदैव नेताजी आदरणीय अखिलेश जी ने बना के दिया है, ये उन्हीं की अमानत है। लेकिन उनके प्रतिनिधि होने के नाते, उम्मीदवार होने के नाते, परिवार के होने के नाते लाखों घरों में, दिलों में मेरा घर है। ये घर तो रहने के लिए तो ये घर कोई भी दे देगा। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव में आपसे बात हुई थी तो आपने परिवार की बात कर दी, तो मैं इसलिए वहाँ पे सवाल ले आता हूँ और मैं परिवार का सवाल छोटा सा रखूँगा लेकिन 30 सेकंड में। साल 2019 में पारिवारिक परिस्थितियाँ अलग थीं, शिवपाल चाचा अलग थे, इसी वजह से फिरोज़ाबाद, मैंने अक्षय यादव का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी यही कहा कि फिरोज़ाबाद इसी वजह से हारनी पड़ी उनको। अब साल 2022 में आप एक हो जाते हैं तब भी वो सफलता नहीं मिलती है और अब 24 है।
इस समय आजमगढ़ के सारे होटल फुल हैं क्योंकि परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पे आके रुके हुए हैं, क्योंकि आपके परिवार की जो 5वीं सीट है आखिरी यही है जिस पे चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है, परिवार कितना साथ है, अब कितना इंटैक्ट बढ़ा है? नहीं, पूरा साथ है, सब लोग एक दूसरे के पूरी मदद में हैं। आदित्य चुनाव लड़ रहे थे, हम वहाँ गए थे, अक्षय चुनाव लड़ रहे थे, चाचा से लेके सब लोग वहाँ थे, भाभी जी चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से, सब लोग पहुँचे। कन्नौज हम जरूर नहीं पहुँच पाए, इधर के चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन सब लोग एक दूसरे के सहयोग, जिसको जहाँ सहयोग करने की ज़रूरत है सब लोग कर रहे हैं। और चूँकि आजमगढ़ के समय सभी का चुनाव खत्म हो गया है, तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक सपोर्ट तो हमें मिल पा रहा है, इसलिए कि सब लोग फ्री हो गए हैं। अपने सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग आ चुके हैं। हरीश साहब कई दिन रुक के गए, हरीश शिवपाल चाचा जी, अक्षय अभी भी हैं, आदित्य भी हैं, अक्षय भी हैं, अंशुल भी हैं, सारे लोग हैं, बड़े भाई अनुराग भी हैं। आदरणीय डिम्पल जी कल 2 कार्यक्रम करके गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कुछ ही घंटे में आ ही रहे हैं। तो जो परिवार की ताकत है वो पूरी साथ है। अच्छा, परिवार की बात हो रही है तो आप परिवारवाद के सवाल भी सुनते रहते होंगे। 5 सीटें, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, बदायूं और फिरोजाबाद, परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसे कहूँगा ये 5 सीटों का फैसला वहाँ की जनता पे छोड़िए, जो जनता फैसला लेगी हम सब स्वीकार करेंगे। आप ये बताइए बेरोजगारी पे कितना काम हुआ, आप ये बताइए कि 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था आपके वादे के अनुसार, आपकी गारंटी के हिसाब से क्या दिया आपने? क्या आपने महंगाई कम की? क्या आपने स्विस बैंक से पैसा लौटा पाए? क्या किसी को बाहर जेल में भेज पाए? देश नहीं बिकने दूंगा नारा देने वालों ने पूरा देश बेच दिया। रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बीमा बेची, बैंकें बेची। इसका जवाब दो। जब 60 रुपए की अगेंस्ट $1 था तो उस समय के मनमोहन सिंह जी का अपमानजनक लोग मजाक उड़ा देते प्रधानमंत्री जी का, और आज 84 पे खड़ा, इसका जवाब कौन देगा? ये परिवार की 5 सीटें कोई आज से नहीं है। 9 में हम लोग 4 सीटों पे लड़े, 14 में 5 पे लड़े, 5 जीते, 19 में 5 पे लड़े, 2 पे जीते, 22 में अभी 24 आ गया, 24 में 5 लड़ रहे हैं। जनता फैसला लेगी। परिवारवाद के मतलब आरोप नहीं लगेंगे, प्रधानमंत्री आपने आरोप लगा दिया आपने। प्रधानमंत्री अपना जवाब दें, 10 साल के शासन के बाद उन्होंने क्या किया है, और जवाब इसका दें। परिवार का तो अगर सीटें हम लोग लड़ रहे हैं तो लड़ने के बाद जनता का जो फैसला होगा स्वीकारेंगे। 14 में 5 जीते तो 19 में 2 जीत पाए थे। हमने तो शिकायत नहीं की किसी से। प्रधानमंत्री जी के काम पे आइए, आप भी लग रहा मोटिवेटेड होके आए हैं। अरे नहीं आए तो आप बताइए ना, इस समय देश की समस्या नहीं, समस्या आप परिवार तक उलझे हुए हो, आप क्यों नहीं देश की समस्याओं पे जा रहे हो? किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर आप नहीं जा रहे हो। किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की थी, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। 20 करोड़ रोजगार का कोई हिसाब किताब नहीं है, डॉलर का कोई हिसाब किताब नहीं, सारी चीज़ें बेच दी उसका कोई हिसाब किताब नहीं। नेताजी कहते थे दुनिया की सबसे बहादुर फौज हमारे हिंदुस्तान की है, उस बहादुर फौज को कमज़ोर बना रहे हो अग्निवीर की योजना से। 4 साल के जब नौकरी दोगे, उन नौजवानों को 5वीं साल की चिंता होगी कि कैसे वो देश की सीमा पे खड़े हो पाएंगे पूरे विश्वास के साथ। उनको अपने बच्चों के चेहरे दिख रहे होंगे, उनके बच्चों का भविष्य दिख रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब साल 2022 में आपका चुनाव था ना, तो मैं बनारस लैंड किया कि आपका उपचुनाव कवर करने आना था, लेकिन आपको ध्यान होगा उसी समय अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। मैंने उसमें चुनाव, सरकार की योजना नहीं लानी थी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपकी सफाई नहीं मांग रहा हूँ, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ 4 साल की नौकरी देके नौजवानों का मनोबल क्यों गिरा रहे हो? बहादुर फौज का मनोबल गिरा रहे हो भाई आप। ये देश का सवाल है, ये कोई व्यक्तिगत धर्मेंद्र का या यशवंत जी आपका नहीं है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आप मोटिवेटेड होके आए? नहीं, वो एक ही सवाल पे रुके हुए हो। जितना इंटरव्यू का टाइम है, मेजर टाइम परिवार पे। अरे हम लोग 9 से लड़ रहे हैं, उससे पहले से लड़ रहे हैं। ठीक है, रोजगार की बात कर लेते हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, सवाल उठाते हैं लोग, आपके समर्थक सवाल उठाते हैं कि भैया हम लोग को नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जब यूपी में अखिलेश यादव का राज था तो हम लोग ये सुनते हुए थक जाते थे कि भर्तियां हो रही हैं, उसमें यादवों की भर्ती की जा रही है, इस तरह की भर्तियां, जो फोर्स वगैरह की भर्तियां हैं, जहाँ दौड़ या जहाँ फिजिकल है, यूपीएससी मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी भर्ती पे XYZ उठाइए, 7 साल से बाबा जी सरकार में क्या एक भी भर्ती को गलत साबित कर पाए? सारी जांचें हुई, CBI से लेके सारी जांचें हुई, एक भी निगेटिव चीज ला पाए? इसको लेकर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी। अब वो तो ये भी कहते थे कि 86 में 56 यादव हो गए। भाई बदनाम करने को, झूठ बोलने में कहीं टैक्स नहीं लग रहा है। कोई भी बदनाम किसी को कर सकता है। अच्छा। लेकिन सवाल ये, इतने दिनों की सरकार के बाद क्या उन्होंने कुछ कर पाया? एक भी गलत चीज साबित कर पाए? तो मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, मुझे व्यवस्था देखनी है। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के टिकट बहुत सारी जगह चेंज हुए, ऐन समय बदला, आपका भी उनमें से एक है, और इसको लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं।
समाजवादी पार्टी को चर्चाएं उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो कि क्या हो टिकट से घबरा गए हैं विपक्ष के लोग, क्योंकि जो टिकट इस बार हुए हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे शानदार किए हैं कि उसका बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पीडीए का ये फार्मूला, ये नारा ऐसा चला है आम जनमानस में कि ये बीजेपी को पीडीए ही डुबाएगा। कितनी सीटें निकालेंगे यूपी में आप लोग? अब मैंने कहा ना, जिस उम्मीदवार का दुर्भाग्य होगा वही चुनाव हारेगा। जनता सबको जिताना चाह रही है, पीडीए का हमारा फार्मूला सबको जिताना है। चलिए, ये थे धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बातचीत में। आप ललन टॉप देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।